कभी सोचा है कि कुछ लीडर्स अपनी टीम में ऐसा क्या जादू करते हैं कि लोग अपना बेस्ट काम करने लगते हैं, जबकि कुछ दूसरे चाहे अनजाने में ही सही लोगों की सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी एक तरह से सोख लेते हैं। एक ऐसा सवाल है जो हर टीम में, हर कंपनी में मायने रखता है। बिल्कुल। आज हमारे पास मल्टीप्लाई इफेक्ट नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये हमें दो तरह के लीडर्स के बीच का फर्क समझाती है, मल्टीप्लायर्स यानी जो क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं, और डिमिनिशर्स जो उसे कम कर देते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये मल्टीप्लायर्स आखिर करते क्या हैं। खासकर हम दो तरह के मल्टीप्लायर्स की आदतों में गहराई से उतरेंगे, टैलेंट मैग्नेट और लिबरेटर। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी फर्क को समझते हैं, मल्टीप्लायर्स और डिमिनिशर्स। किताब कहती है कि डिमिनिशर्स अक्सर अनजाने में ऐसा करते हैं। ये बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। क्या कोई इतना अनजान हो सकता है कि उसे पता ही ना चले कि वो अपनी टीम का गला घोंट रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यही एक तरह से इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ज्यादातर डिमिनिशर्स वो बुरे लोग नहीं होते। अच्छा। उनके इरादे भी अच्छे होते हैं। वो सोचते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो नुकसान कर रहे होते हैं। ये इरादे का नहीं बल्कि मानसिकता का खेल है। मानसिकता का? हाँ, डिमिनिशर मानसिकता मानती है कि मैं इस कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हूं और मेरा काम है सबको रास्ता दिखाना। इसलिए वो हर चीज में कूट पड़ते हैं, हर सवाल का जवाब खुद देते हैं और टीम को सोचने का मौका ही नहीं देते। अच्छा, तो वो अपनी स्मार्टनेस से दूसरों को छोटा महसूस करवा देते हैं बिना ये जाने? बिल्कुल। इसके ठीक उलट मल्टीप्लायर मानसिकता मानती है कि इस कमरे में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं और मेरा काम है उन सबकी स्मार्टनेस को बाहर लाना और इस्तेमाल करना। वाह। वो खुद जवाब देने के बजाय सही सवाल पूछते हैं। वो मानते हैं कि उनके आसपास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उसे खोजने और उसे आजाद करने की जरूरत है। यही वो बेसिक फर्क है जिससे बाकी सब कुछ निकलता है। ये तो सोच में बहुत बड़ा बदलाव है, और इसी सोच से पहला मल्टीप्लायर टाइप निकल कर आता है जिसे किताब द टैलेंट मैग्नेट कहती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो लीडर है जो टैलेंट को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टैलेंट को खींचने के बारे में नहीं है। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसका असली मतलब है कि एक लीडर को अपनी असुरक्षा या इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा। एक ऐसे इंसान को टीम में लाना जो शायद आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो या जो आपके आइडियाज को चैलेंज करे, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सही बात है। ज्यादातर मैनेजर अनजाने में अपने से कमजोर या हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को चुनते हैं ताकि उनका अपना कंट्रोल बना रहे। टैलेंट मैग्नेट इस फितरत के ठीक उल्टा काम करता है। मतलब वो जानबूझकर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो उन्हें चुनौती दे सकें। हाँ। किताब में इनकी कुछ खास आदतें बताई गई हैं। पहली तो यही है कि वे हर जगह प्रतिभाशाली लोगों को खोजते हैं, भले ही वे लोग अलग सोच रखते हो या मौजूदा सिस्टम से सवाल करते हो। और दूसरी आदत इससे भी ज्यादा गहरी है। वो सिर्फ बाहर से टैलेंट नहीं लाते, बल्कि टीम के अंदर छिपे हुए टैलेंट को भी पहचानते हैं। हाँ, हो सकता है आपकी टीम में कोई ऐसा हो जो अपने मौजूदा रोल से कहीं ज्यादा काबिल हो, पर उसे मौका ही नहीं मिला। एक टैलेंट मैग्नेट की नजर उस छिपी हुई काबिलियत पर होती है। वो उसे एक बड़ा चैलेंज देकर निखारते हैं। और तीसरी बात, वो काम सौंपते समय ये नहीं देखते कि कौन ज्यादा वफादार है या कौन आसानी से काम कर देगा। वो देखते हैं कि इस काम के लिए बेस्ट इंसान कौन है, किसकी असली ताकत इस काम से मैच करती है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट, वो सिर्फ काम देकर भूल नहीं जाते। वो ये पक्का करते हैं कि उस इंसान के पास सफल होने के लिए जरूरी आजादी, संसाधन और पहचान हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टैलेंट को लाना एक बात है और उसे कामयाब बनाना दूसरी। इसका एक उदाहरण किताब में बहुत कमाल का दिया है। सोचिए, टीम के सामने एक मुश्किल समस्या है। एक औसत मैनेजर वो शायद उसे खुद हल करने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी काबिलियत दिखा सके। लेकिन एक टैलेंट मैग्नेट क्या करेगा? वो पूछेगा टीम में कौन है जो इसे संभाल सकता है और इस प्रक्रिया में कुछ नया सीख सकता है। सही। और फिर वो हर कदम पर निर्देश नहीं देता, बल्कि सिर्फ मार्गदर्शन करता है, सही सवाल पूछता है और उस इंसान को खुद समाधान खोजने देता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। और जब लीडर्स ऐसा माहौल बनाते हैं तो लोगों को लगता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है, उनकी कद्र हो रही है। बिल्कुल। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि अच्छे लोग कंपनी छोड़कर नहीं जाते,
उन्हें लगता है कि वे सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और टीम का परफॉर्मेंस तो सुधरता ही है क्योंकि हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो टैलेंट मैग्नेट बेहतरीन लोगों को टीम में ले तो आया, लेकिन अक्सर अच्छी टीमों में भी लोग कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं, नए आइडिया देना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है यहीं पर मल्टीप्लायर का दूसरा रूप द लिबरेटर सामने आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टैलेंट को लाना वो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। हाँ, उसे एक ऐसा माहौल देना जहां वो बिना डरे सोच सके, बोल सके और एक्सपेरिमेंट कर सके, ये असली चुनौती है। लिबरेटर यही काम करता है। वो एक ऐसा सुरक्षित और साथ ही साथ तेज माहौल बनाता है जहां लोगों को अपना बेस्ट देने की आजादी होती है। लेकिन क्या लिबरेटर बनने के चक्कर में अराजकता मतलब केओस का खतरा नहीं बढ़ जाता? एक लीडर उस पतली लकीर को कैसे पहचाने जहां आजादी लापरवाही में बदलने लगती है? ये थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में यही सबसे बड़ा डर होता है। हाँ, और किताब इसका बहुत अच्छा जवाब देती है। लिबरेटर सिर्फ आजादी नहीं देता, वो आजादी के साथ बहुत ऊंची उम्मीदें और जवाबदेही भी जोड़ता है। अच्छा, ये माहौल अराजकता वाला नहीं होता, बल्कि यहां बहुत ज्यादा अनुशासन होता है। लेकिन वो अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाता, वो अंदर से आता है। टीम को पता होता है कि उनसे बेहतरीन नतीजों की उम्मीद है, लेकिन उन नतीजों तक पहुंचने का रास्ता चुनने के लिए वो आजाद हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी टीम को सोचने, विश्लेषण करने और खुलकर बहस करने के लिए जगह देते हैं। वो हर बातचीत पर हावी नहीं होते। हाँ, और वो लोगों को उनकी मौजूदा क्षमताओं से थोड़ा आगे धकेलते हैं। उन्हें ऐसे चैलेंज देते हैं जो उन्हें थोड़ा असहज करें, लेकिन उन्हें डराते नहीं हैं, बल्कि भरोसा दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। इस किताब में एक बात पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। लिबरेटर गलतियों को लेकर बहुत अलग नजरिया रखते हैं। वो प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और गलतियों को विफलता नहीं बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल। मुझे अपना एक पुराना बॉस याद आ गया। जब भी हमसे कोई गलती होती थी तो वो मीटिंग में ये नहीं पूछते थे कि ये किसकी वजह से हुआ, बल्कि पूछते थे हमने इससे क्या सीखा। वाह! उस एक सवाल से ही पूरा माहौल बदल जाता था, डर खत्म हो जाता था और सीखने की गुंजाइश बन जाती थी। वो असल में एक लिबरेटर थे। वो जानते थे कि अगर टीम गलतियां करने से डरेगी तो वो कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेगी। सही बात है, इनोवेशन वहीं खत्म हो जाता है। तो एक लिबरेटर अपनी टीम से कह सकता है, मुझे इस समस्या पर आपका सबसे अच्छा, सबसे साहसी आइडिया चाहिए। इस बात की चिंता मत करो कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, हम उससे सीखेंगे। बस इसकी पूरी जिम्मेदारी लो। हाँ, ध्यान दीजिए, वो माइक्रो मैनेजमेंट से बचते हैं, लेकिन साथ ही नतीजों के लिए लोगों को जवाबदेह भी ठहराते हैं। वे ये नहीं बताते कि कैसे करना है, लेकिन वे ये जरूर स्पष्ट करते हैं कि क्या हासिल करना है और क्यों। और जब लोगों को ये आज़ादी और भरोसा मिलता है तो वो सिर्फ अपना काम नहीं करते, वो काम को ओन करते हैं। ओनरशिप की भावना पैदा होती है। जब लोगों को लगता है कि आइडिया उनका है तो वे उसे सफल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। समय के साथ इससे पूरी टीम का आत्मविश्वास और समस्या समाधान का कौशल बढ़ता जाता है। तो एक तरफ टैलेंट को खींचना और दूसरी तरफ उसे आजाद माहौल देना, जब इन दोनों चीजों को मिला दें तो ये सिर्फ दो अलग अलग आदतें नहीं रह जाती, ये एक पूरी की पूरी सोच, एक माइंडसेट बन जाता है। लेखक इसी को मल्टीप्लायर माइंडसेट कहते हैं। हाँ, और इस मानसिकता की जड़ में कुछ गहरे विश्वास हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा कि टैलेंट दुर्लभ नहीं है, वो हर जगह है। एक लीडर को ये डर नहीं होना चाहिए कि टीम का कोई सदस्य उनसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, बल्कि उन्हें अपने आसपास मौजूद बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, ध्यान खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर होना चाहिए। मल्टीप्लायर के लिए सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि वो खुद कितने स्मार्ट हैं, नहीं, बल्कि इस बात से कि वे दूसरों में कितनी बुद्धिमत्ता और क्षमता को अनलॉक करते हैं। उनकी कामयाबी दूसरों की कामयाबी में है। बिल्कुल सही। और तीसरा, लोगों को सिर्फ काम नहीं बल्कि सार्थक काम सौंपकर उनमें ओनरशिप की मानसिकता बनाना। जब लोगों को लगता है कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं और उनका काम मायने रखता है, तो वो सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं करते, वो अपना दिल और दिमाग दोनों लगाते हैं। किताब का जो मुख्य निष्कर्ष है वो इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है। वो ये है, मल्टीप्लायर सिर्फ खुद ज्यादा मेहनत करके नतीजे नहीं बढ़ाते, बल्कि वे अपने आसपास के सभी लोगों के काम और बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर नतीजे कई गुना बढ़ा देते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि एक मल्टीप्लायर की मौजूदगी में पूरी टीम ज्यादा स्मार्ट,
ज्यादा सक्षम और ज्यादा असरदार हो जाती है। वो 1+1 को 2 नहीं बल्कि 11 बना देते हैं। प्रतिभा को अनलॉक करने का मतलब सिर्फ सही लोगों को आकर्षित करना यानी टैलेंट मैग्नेट बनना नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आजाद करना यानी लिबरेटर बनना भी है। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए कोई इसे अपनी टीम में लागू करना चाहता है, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? इस सोच को असलियत में कैसे बदलें? किताब में इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। जैसे कि पहला कदम, अपने आसपास छिपी हुई प्रतिभा को पहचानना। उन लोगों को देखें जिनके कौशल का शायद पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। शायद कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा भूमिका से कहीं ज्यादा काबिल है, बस उसे सही मौका चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा, लोगों को चुनौतीपूर्ण काम देना। लेकिन यहाँ एक संतुलन जरूरी है। काम इतना मुश्किल होना चाहिए कि वो कुछ नया सीखें और अपनी सीमाओं को बढ़ाएं। लेकिन इतना भी नहीं कि वो निराश होकर हार मान लें। इसे स्ट्रेच असाइनमेंट कहते हैं। ये बोझ नहीं, बल्कि विकास का एक अवसर होता है। एक और आदत है सीधे जवाब देने से बचना। जब कोई टीम मेंबर सवाल लेकर आए, तो तुरंत समाधान बताने के बजाय एक खुला सवाल पूछें, जैसे आप इसे कैसे हल करेंगे, या इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है और उनकी समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। सही। और चौथा, रास्ते से बाधाओं को हटाना। ये बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं। बेवजह की ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं, असफलता का डर या फिर आपका खुद का माइक्रो मैनेजमेंट। एक मल्टीप्लायर का काम है रास्ता बनाना, रास्ते में खड़े होना नहीं। और आखिर में जो शायद सबसे आसान लगता है पर अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है लोगों के योगदान को पहचानना और श्रेय देना, सार्वजनिक तौर पर भी और निजी तौर पर भी। जब लोगों के काम की सराहना होती है तो वे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। और जब कोई लीडर इन कदमों को लगातार अपनाता है तो नतीजा साफ दिखता है। ऐसी टीमें सिर्फ ज्यादा काम नहीं करती, वो ज्यादा स्मार्ट काम करती हैं। वे ज्यादा जुझारू होती हैं, यानी मुश्किलों से घबराती नहीं, बल्कि उनसे सीख कर और मजबूत होती हैं। और अंत में वे कई गुना बेहतर परिणाम देती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सिर्फ एक लीडर की बुद्धि पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वे टीम के हर सदस्य की सामूहिक बुद्धिमत्ता का लाभ उठाती हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना देता है जहां सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि मल्टीप्लायर्स और डिमिनिशर्स के बीच का फर्क इरादे का नहीं बल्कि मानसिकता का है। मल्टीप्लायर्स अपनी टीम की सामूहिक बुद्धिमत्ता को कई गुना बढ़ा देते हैं, जबकि डिमिनिशर्स अक्सर अनजाने में उसे कम कर देते हैं। बिल्कुल। और हमने 2 प्रमुख भूमिकाओं को समझा। टैलेंट मैग्नेट, जो बेहतरीन प्रतिभा को अपनी ओर खींचता है और उसे सही जगह पर लगाता है। और लिबरेटर, जो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां वो प्रतिभा बिना किसी डर के फल फूल सके और अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। ये दोनों मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं जो किसी भी टीम या संगठन को बदल सकता है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये स्रोत मुख्य रूप से लीडर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन क्या इन मल्टीप्लायर सिद्धांतों को टीम का कोई भी सदस्य, चाहे उसका पद कुछ भी हो, अपने साथियों की बुद्धिमत्ता और क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद असली बदलाव तभी आता है जब ये सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाला निर्देश ना हो, बल्कि टीम की संस्कृति का हिस्सा बन जाए। क्या हम सब अपने अपने दायरे में, अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में एक दूसरे के लिए मल्टीप्लायर बन सकते हैं? जब एक सहकर्मी दूसरे को चुनौती देता है, उसे श्रेय देता है और उसके आइडिया को सुनता है, तो शायद सबसे मजबूत टीमें वहीं बनती हैं। ये सिर्फ लीडरशिप का काम नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लीडरशिप पर बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह की नहीं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते या पढ़ते हैं। हाँ। हम एक ऐसी लीडरशिप शैली की तह तक जाएंगे जो सिर्फ काम नहीं करवाती, बल्कि असल में टीम के हर सदस्य को और ज्यादा स्मार्ट बनाती है। बिल्कुल। आज हमारे पास लिज वाइजमन और ग्रेग मैक्योन की किताब द मल्टीप्लायर इफेक्ट का एक हिस्सा है, और हमारा मिशन यही समझना है कि कुछ लीडर मतलब ऐसे कैसे होते हैं जिनके साथ काम करके टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस, आप कह सकते हैं सामूहिक बुद्धि, कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। किताब में इन्हें मल्टीप्लायर्स कहा गया है।
तो आज हम उन 3 खास तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे ये लीडर अपनी टीम की सोचने की क्षमता को अनलॉक करते हैं। मल्टीप्लायर्स, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब वो जो गुणा करते हैं, बढ़ाते हैं। हाँ, और इसका एक उल्टा भी होता होगा, है ना? डिमिनिशर्स, जो घटाते हैं। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी। यही इस किताब का एक तरह से मूलाधार है। एक तरफ डिमिनिशर्स होते हैं जो मानते हैं कि कमरे में सबसे स्मार्ट वही हैं और टीम का काम बस उनके आदेशों का पालन करना है। और आपको पता है, वो अनजाने में टीम की 50% से ज्यादा काबिलियत बर्बाद कर देते हैं। 50%? हाँ, और दूसरी तरफ हैं मल्टीप्लायर्स। ये वो हैं जो मानते हैं कि उनकी टीम में उनसे कहीं ज्यादा बुद्धि और क्षमता है और उनका काम बस उसे बाहर निकालना है। वाओ! वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग खुद मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढते हैं और उम्मीद से बेहतर नतीजे देते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। अगर किसी लीडर को मल्टीप्लायर बनना है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब पहला कदम क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक चुनौती से। चुनौती से? हाँ, इसीलिए पहले प्रकार के लीडर को द चैलेंजर यानी चुनौती देने वाला कहा गया है। ये वो लोग हैं जो टीम को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। वो जो जैसा चल रहा है उस पर सवाल उठाते हैं और टीम को हमेशा कुछ बड़ा, कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन क्या हर टीम को इस तरह की चुनौती पसंद आती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीम पर बहुत ज्यादा दबाव बन जाए? मतलब चुनौती और तनाव के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। बहुत अच्छा सवाल है और यही मल्टीप्लायर की कला है। देखिए, एक चैलेंजर का मकसद टीम को डराना या थकाना नहीं है। अच्छा। इसके पीछे की सोच ये है कि जब आप किसी को ऐसा लक्ष्य देते हैं जो उसकी पहुंच से थोड़ा बाहर लगे, जिसे स्ट्रेच गोल कहते हैं, तो आप उसे मजबूर करते हैं कि वो पुराने तरीकों से सोचना बंद करे। अच्छा, उसे नए रास्ते खोजने पड़ते हैं। हाँ, उसे नए रास्ते खोजने ही पड़ते हैं और यहीं पर असली इनोवेशन होता है। मतलब मकसद ज्यादा घंटे काम करवाना नहीं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करवाना है। बिल्कुल, और वो ये 3 तरीकों से करते हैं। पहला, वो बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल जो टीम की बनी बनाई धारणाओं को हिला देते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, वो स्ट्रेच गोल सेट करते हैं, लेकिन यहाँ एक महीन रेखा है। लक्ष्य मुश्किल लगना चाहिए, असंभव नहीं। सही बात है। अगर लक्ष्य असंभव लगेगा तो प्रेरणा की जगह हताशा ले लेगी। और तीसरा, वो पहले जवाब पर कभी नहीं रुकते। वो टीम को कई समाधान खोजने के लिए उकसाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? मतलब एक सामान्य लीडर और एक चैलेंजर के बीच असल में क्या फर्क दिखेगा? सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए कंपनी को अपनी मार्केट में पहुंच बढ़ानी है। एक सामान्य लीडर कहेगा, अगले क्वार्टर में हमें 10% ज्यादा सेल्स चाहिए, ये रहा प्लान, जाके काम करो। ठीक है, ये एक निर्देश है। और एक चैलेंजर क्या कहेगा? एक चैलेंजर उसी स्थिति में पूरी टीम को एक कमरे में बुलाएगा और पूछेगा, हम उतने ही संसाधनों और बजट में अपना प्रभाव दुगुना कैसे कर सकते हैं? ओहो। अब देखिए, ये सवाल ही सब कुछ बदल देता है। ये एक निर्देश नहीं है, ये एक पहेली है। ये टीम को ये कहने का मौका ही नहीं देता कि ये नहीं हो सकता। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे हो सकता है। वाह, ये तो दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है। अब टीम सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं सोचेगी, वो मार्केटिंग, प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, हर चीज के बारे में सोचेगी। ठीक यही होता है। इस एक सवाल से लीडर ने समस्या को टीम की समस्या बना दिया। इसका टीमों पर बहुत गहरा असर होता है। वे समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा तेज और मजबूत बन जाती हैं। उनमें एक लचीलापन आ जाता है और आत्मविश्वास भी। और सबसे बड़ी बात, लोगों में मुश्किल चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास आता है। वो मानने लगते हैं कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो चैलेंजर ने टीम के सामने एक बड़ा मुश्किल सवाल रख दिया है। माहौल में थोड़ी गर्मी आ गई है, लेकिन अब क्या? अगर टीम उस सवाल पर खुलकर बात ही ना कर पाए, अगर कुछ लोग बॉस से असहमति जताने से डरें, मुझे लगता है यहीं पर दूसरे तरह के लीडर की जरूरत पड़ती होगी। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया है। एक बड़ी चुनौती देना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। अच्छा। उस चुनौती पर एक मजबूत और स्वस्थ बहस करवाना, ये अगला कदम है। और यहीं पर दूसरे प्रकार का मल्टीप्लायर आता है, द डिबेट मेकर, यानी बहस कराने वाला। बहस कराने वाला। हाँ, ये वो लीडर है
जो ये समझता है कि सबसे अच्छे फैसले तब लिए जाते हैं जब उन पर हर एंगल से जबरदस्त बहस होती है। लेकिन हम सब ऐसी मीटिंग्स में रहे हैं जहां बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा या पर्सनल अटैक बन जाता है। सही बात है। तो एक डिबेट मेकर इस लाइन को कैसे बनाए रखता है कि बहस विचारों पर हो, लोगों पर नहीं? एक सुरक्षित माहौल बनाता है। हम्म। वो शुरुआत में ही नियम तय कर देता है, जैसे यहाँ कोई भी आइडिया बुरा नहीं है, या हम आइडिया पर अटैक करेंगे, इंसान पर नहीं। मतलब वो जानबूझकर असहमति को ढूंढता है। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि सहमति से आराम मिलता है, लेकिन विकास असहमति से होता है। सही है। दूसरा, वो खुद जवाब देने के बजाय सही सवाल पूछता है ताकि टीम खुद समाधान तक पहुंचे। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हर विचार के पीछे की धारणाओं और सबूतों को चुनौती देता है। अच्छा। वो मीटिंग में क्यों शब्द का बहुत इस्तेमाल करता है। जैसे अगर कोई कहे कि हमें अपनी कीमतें 10% कम कर देनी चाहिए, तो एक डिबेट मेकर क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा कि ये एक बुरा आइडिया है। तो क्या कहेगा? वो पूछेगा, ठीक है, दिलचस्प है, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम ये क्या मानकर चल रहे हैं कि कीमतें कम करने से हमारे ग्राहक बढ़ जाएंगे? हमारे प्रतियोगी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अगर हम इस रास्ते पर गए तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? समझ गई। तो वो आइडिया को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए उस पर दबाव डाल रहा है। बिल्कुल, उसे हर तरफ से परख रहा है। इस प्रक्रिया से दो चीजें होती हैं। एक, जो भी अंतिम फैसला लिया जाता है वो बहुत मजबूत होता है। और दो, टीम में सहयोग बढ़ता है। भले किसी का आइडिया न माना गया हो, उसे ये संतुष्टि होती है कि उसके विचार को सुना गया, समझा गया। सही बात है, उसे गंभीरता से लिया गया। हाँ, और इससे टीम का फैसले पर भरोसा बढ़ जाता है। तो अब तक की कहानी ये है, चैलेंजर ने एक बड़ी चुनौती पेश की, डिबेट मेकर ने ये सुनिश्चित किया कि उस पर एक जबरदस्त बहस हो। अब उस रास्ते पर चलने की बारी है। जी। तो क्या अब लीडर वापस कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है? अगर वो एक डिमिनिशर है तो हाँ, वो ऐसा ही करेगा। वो माइक्रो मैनेज करेगा, लेकिन एक मल्टीप्लायर नहीं। तो वो क्या करेगा? यहीं से हमारे तीसरे लीडर की भूमिका शुरू होती है, द इन्वेस्टर, यानी निवेशक। निवेशक। हाँ, ये वो लीडर है जो अपनी टीम की क्षमता में निवेश करता है। वो लोगों को संसाधन, जिम्मेदारी और जवाबदेही देता है, और फिर उनसे नतीजों की उम्मीद करता है। वो उन पर भरोसा दिखाता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें भी एक खतरा है। क्या होगा अगर टीम का सदस्य संघर्ष कर रहा हो? क्या एक निवेशक लीडर बस उसे असफल होते हुए देखेगा? मतलब ओनरशिप देने और किसी को मझधार में छोड़ देने के बीच क्या फर्क है? ये एक और बेहतरीन सवाल है। एक इन्वेस्टर एक लापरवाह मकान मालिक नहीं है जो चाबी देकर गायब हो जाए। अच्छा। वो एक कोच की तरह काम करता है। वो सबसे पहले स्पष्ट उम्मीदों के साथ जिम्मेदारी सौंपता है। वो बताता है कि सफलता कैसी दिखेगी, लेकिन ये नहीं बताता कि वहां तक कैसे पहुंचना है। वो क्या बताता है, कैसे नहीं। और जब टीम का सदस्य किसी मुश्किल में फंसता है तब वो काम को अपने हाथ में नहीं लेता। वो जवाब नहीं देता। वो सवाल पूछता है जिससे सदस्य खुद जवाब ढूंढ सके। वो कहेगा, तुमने अब तक क्या कोशिश की है, तुम्हारे पास क्या क्या विकल्प हैं। अच्छा। वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होता है, कंट्रोलर की तरह नहीं। वो लोगों को जवाबदेह ठहराता है, लेकिन उन्हें समस्या सुलझाने की पूरी आज़ादी भी देता है। सही है। ये इन्वेस्टर लीडर बिल्कुल एक अच्छे माली की तरह होता है। वो बीज बोता है, पानी देता है, और फिर पौधे को खुद बढ़ने की जगह देता है। सोर्स में इसका कोई ठोस उदाहरण है? कोई ऐसी बात जो एक इन्वेस्टर लीडर कहता हो? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। एक इन्वेस्टर लीडर अपनी टीम के सदस्य से कहता है, ये प्रोजेक्ट अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सफलता कैसी दिखेगी ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मेरे पास सिर्फ सवाल लेकर मत आओ, बल्कि कुछ संभावित विकल्पों के साथ आओ। इस एक लाइन में बहुत कुछ है। भरोसा है, जिम्मेदारी है और समस्या समाधान की उम्मीद भी। ये तो उस कर्मचारी की मानसिकता को पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। अब वो मदद मांगने वाला नहीं, बल्कि समाधान लाने वाला बन जाता है। ठीक, यही होता है। इसका नतीजा यह है कि कर्मचारी स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनते हैं। उनकी निर्णय लेने का कौशल तेजी से विकसित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लीडर सिर्फ आज के परिणाम हासिल नहीं कर रहा, बल्कि वो भविष्य के मल्टीप्लायर लीडर्स तैयार कर रहा है। तो ये तीन शैलियां, चैलेंजर, डिबेट मेकर और इन्वेस्टर, सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे एक गहरी सोच, एक मानसिकता काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कुछ करने की बात नहीं है, ये कुछ होने की बात है। सोर्स में इसे मल्टीप्लायर मानसिकता कहा गया है, जिसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है वो? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, बुद्धिमत्ता संक्रामक है।
मतलब लोगों से आप जिस स्तर की उम्मीद करते हैं वे उसी स्तर पे प्रदर्शन करते हैं। और अगर लीडर मानता है कि उसकी टीम स्मार्ट है तो टीम स्मार्ट तरीके से काम करती है। और अगर लीडर मन ही मन ये मानता है कि आखिरी फैसला तो मुझे ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग गड़बड़ कर देंगे, तो टीम उसी पर निर्भर हो जाती है। ठीक यही होता है। लोग अपनी सोच का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। दूसरा सिद्धांत है चुनौती प्लस समर्थन बराबर विकास। ये एक समीकरण की तरह है। अच्छा, चुनौती प्लस समर्थन। हाँ, बिना समर्थन के सिर्फ चुनौती देने से लोग निराश हो जाते हैं और बिना चुनौती के सिर्फ समर्थन देने से कोई विकास नहीं होता। एक मल्टीप्लायर इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाता है। वो धक्का भी देता है और सहारा भी। बिल्कुल। और तीसरा सिद्धांत भी बहुत दिलचस्प है। विचारों की विविधता मायने रखती है। मल्टीप्लायर ये जानते हैं कि सबसे अच्छा समाधान किसी एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता। सही बात है। इसलिए वे जानबूझकर अलग-अलग दृष्टिकोणों की तलाश करते हैं, खासकर उन दृष्टिकोणों की जो उनके अपने विचारों को चुनौती दें। यानी पूरी बात का सार ये नहीं है कि लीडर के पास सारे जवाब हों, बल्कि मुख्य बात यह है कि लीडर के पास सारे अच्छे सवाल हों। यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। उसका काम एक ऐसा माहौल बनाना है जहां टीम के अंदर से सबसे अच्छे विचार और समाधान निकल कर आएं। लीडर एक सूत्रधार है, तानाशाह नहीं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक कदम भी बताए गए हैं, जिन्हें कोई भी लीडर अपनी प्रैक्टिस में ला सकता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी होगा। एक बार संक्षेप में बताएं। जरूर। पहला, जवाब देना बंद करें और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पूछना शुरू करें। दूसरा, हर मीटिंग में स्वस्थ बहस के लिए जगह बनाएं, असहमति को प्रोत्साहित करें। तीसरा, लोगों को उनकी मौजूदा क्षमताओं से थोड़ा आगे ले जाने वाले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दें। चौथा, काम सौंपते समय सिर्फ जिम्मेदारी न दें, पूरा स्वामित्व और जवाबदेही दें। और जब वो फंस जाएं, तो उनकी मदद कैसे करें? जब टीम किसी समस्या में फंस जाए तो समस्या को अपने हाथ में लेकर सुलझाने के बजाय उन्हें कोचिंग दे और मार्गदर्शन करें। अच्छा। और आखिर में जब काम पूरा हो जाए तो सिर्फ नतीजों का जश्न न मनाएं, बल्कि टीम को इस बात का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उन्होंने इस प्रक्रिया में क्या सीखा, ताकि हर प्रोजेक्ट एक सीखने का अवसर बन जाए। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि एक महान लीडर वो नहीं है जो रोशनी दिखाता है, बल्कि वो है जो दूसरों के अंदर की रोशनी को जलाता है। बहुत खूब। हमने लीडरशिप के उन 3 शक्तिशाली तरीकों को समझा जो टीमों को स्मार्ट बनाते हैं। एक चैलेंजर की तरह सही सवाल पूछना, एक डिबेट मेकर की तरह उन सवालों पर स्वस्थ बहस कराना, और एक इन्वेस्टर की तरह टीम पर भरोसा करके उन्हें समाधान लागू करने की जिम्मेदारी देना। बिल्कुल। ये सोर्स हमें एक बहुत ही स्पष्ट रोडमैप देता है कि कैसे कोई भी लीडर अपनी टीम की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो सीधे तौर पर सोर्स में नहीं है, पर इसी से निकलता है। बताइए, क्या है वो? हमने ये सारी बात दूसरों को लीड करने के संदर्भ में की, लेकिन क्या हम इन सिद्धांतों, चुनौती देना, बहस करना और निवेश करना को अपनी व्यक्तिगत सोच पर भी लागू कर सकते हैं? मतलब खुद पर? हाँ, कोई व्यक्ति अपनी ही बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देकर, अपने ही विचारों पर खुद से ईमानदारी से बहस करके और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में समय और ऊर्जा का निवेश करके खुद के लिए एक मल्टीप्लायर कैसे बन सकता है? नमस्कार। आज हम लीडरशिप के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाली हैं। एक ऐसा पहलू जो तय करता है कि कोई टीम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगी या फिर टैलेंटेड लोगों से भरी होने के बावजूद बस एवरेज बनकर रह जाएगी। हम सबने ऐसे लीडर्स देखे हैं जिनके कमरे में घुसते ही एनर्जी डबल हो जाती है, और कुछ ऐसे भी जिनके आते ही मतलब कमरे की हवा भारी हो जाती है और लोग चुप हो जाते हैं। आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द मल्टीप्लायर इफेक्ट किताब के कुछ कमाल के आइडियाज हैं, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ लीडर अच्छे इरादों के बावजूद अनजाने में अपनी टीम की ब्रेन पावर को आधा कर देते हैं, और इनसे बचकर वो लीडर कैसे बना जाए जो अपने आसपास के हर इंसान को स्मार्ट बनाता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ मैनेजर्स या सीईओज के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी टीम का हिस्सा है या बस ये समझना चाहता है कि अपने आसपास के लोगों की बेहतरीन काबिलियत को बाहर कैसे लाया जाए। असल में ये आइडियाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मैनेजर है, बहुत स्मार्ट, बहुत अनुभवी। टीम किसी मुश्किल में फंसती है और वो तुरंत आकर कहता है,
रुको मैं बताता हूँ इसे कैसे करना है, और मिनटों में प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सुनने में तो हीरो वाला काम लगता है ना? लगता तो है, लेकिन किताब इसी को एक्सीडेंटल डिमिनिशर या अनजाने में क्षमता घटाने वाला कहती है। ये वो लीडर होते हैं जिनका इरादा तो मदद करने का होता है, लेकिन उनका एक्शन अनजाने में टीम की सोचने की क्षमता, उनके नए आइडियाज और खुद से पहल करने की आदत को खत्म कर देता है। वो मदद करने की कोशिश में असल में टीम को अपाहिज बना रहे होते हैं। अपाहिज बना रहे होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। मतलब वो सोचते हैं कि वो टीम को बचा रहे हैं, पर असल में वो उन्हें सीखने के मौके से ही दूर कर रहे हैं। एग्जैक्टली और इसके कुछ आम पैटर्न्स हैं, कुछ खास तरह के व्यवहार हैं जो इन एक्सीडेंटल डिमिनिशर्स में दिखते हैं। पहला है द रेस्क्यूअर, यानी बचाने वाला। जैसे ही टीम थोड़ी सी भी मुश्किल में पड़ती है, ये फौरन कूद पड़ते हैं और सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो अच्छी बात लगती है कि आपका लीडर आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। इसमें गलत क्या है? गलत इरादे में नहीं, असर में है। जब आप हर बार टीम को बचाते हैं तो आप अनजाने में दो मैसेज दे रहे होते हैं। पहला, तुम लोग इसे खुद नहीं कर सकते, और दूसरा, मुश्किल आने पर सोचने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। धीरे धीरे टीम कोशिश करना ही बंद कर देती है। अच्छा, वो प्रॉब्लम लेकर आपके पास आते हैं, सोल्यूशन लेकर नहीं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। जी बिल्कुल वैसे ही। इसी लिस्ट में एक और दिलचस्प टाइप है, द आइडिया मैन, या हमेशा आइडिया देने वाला। ये वो लीडर होते हैं जो इतने क्रिएटिव और आइडिया से भरे होते हैं कि मीटिंग में सारी हवा वही ले जाते हैं। उनके एक आइडिया के सामने बाकी 10 लोगों के आइडिया दब जाते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। एक तेज आवाज के सामने बाकी सब शांत हो जाते हैं, ये सोचकर कि हमारा आइडिया इतना अच्छा नहीं है। और फिर लोग अपने बेस्ट आइडियाज ही मीटिंग में लाना ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं क्या फायदा, बॉस तो आखिर में अपनी ही चलाएंगे। नतीजा, एक इंसान की बुद्धिमानी पूरी टीम की सामूहिक बुद्धिमानी पर हावी हो जाती है। और इसी से जुड़ा है एक और व्यवहार, ऑलवेज ऑन, या हमेशा सिखाते रहना। ये वाला पॉइंट मुझे वाकई चौंकाता है। एक लीडर का काम तो सिखाना ही होता है, मेंटोर करना होता है। इसमें क्या खराबी हो सकती है? खराबी तब होती है जब सिखाना एक तरफा हो जाता है। जब आप दूसरों को सुनने से पहले ही अपनी सलाह देने लगते हैं तो आप ये मैसेज देते हैं कि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। इससे टीम सवाल पूछने, बहस करने या अपना अलग नजरिया रखने से हिचकने लगती है। सिखाना और मेंटर करना जरूरी है, पर एक अच्छा लीडर पहले सुनता है, सवाल पूछता है और फिर जरूरत पड़ने पर सिखाता है। वो ज्ञान देता नहीं, ज्ञान को टीम के अंदर से बाहर निकलवाता है। समझ गई। तो ये सारे व्यवहार, चाहे वो जरूरत से ज्यादा मदद करना हो या हमेशा अपने आइडियाज देना, इनका नतीजा एक ही होता है। टीम लीडर पर पूरी तरह निर्भर हो जाती है। वो सोचना बंद कर देती है क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब तो लीडर से ही आएगा। बिल्कुल, लीडर एक बोतल की गर्दन की तरह बन जाता है जहां से सारे फैसले और आइडियाज छनकर आते हैं। टीम की क्षमता 100% होने के बावजूद इस्तेमाल सिर्फ 50% या उससे भी कम होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लीडर को लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि टीम को उसकी जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसे लीडर के साथ काम कर रहा हो तो क्या करे? क्या बस चुपचाप ये सब होने दे या कोई तरीका है इससे निपटने का? नहीं, चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है। स्रोत के मुताबिक ऐसे माहौल में भी आप हालात को बेहतर बना सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है जानबूझकर जुड़ना। मतलब चुप रहने के बजाय सही सवाल पूछकर और पहल दिखाकर बातचीत को एक दिशा देना। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए बॉस ने मीटिंग में आके सीधा सॉल्यूशन दे दिया। तो आप कह सकते हैं ये एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। क्या हम इस सॉल्यूशन के कुछ फायदे और नुकसान पर बात कर सकते हैं ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें? आपने उनके आइडिया को नकारा नहीं, बल्कि उस पर और सोचने के लिए एक स्पेस बना दिया। आप उन्हें बताने से सोचने वाले मोड में ले आए। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और क्या कर सकते हैं? दूसरी स्ट्रैटेजी है टीम के सोचने की जगह को बचाना। इसका मतलब है अपनी टीम को लीडर के गैर जरूरी दखल से बचाना। आप एक तरह से अपनी टीम और लीडर के बीच एक फिल्टर या शील्ड बन जाते हैं। ना असलियत में मुमकिन है। अगर आपका बॉस बहुत कंट्रोलिंग है तो क्या वो आपको टीम के लिए फिल्टर बनने देगा? ये सुनने में तो अच्छा है, पर प्रैक्टिकल लगता है क्या? ये एक बहुत वैलिड सवाल है। ये आसान नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। मान लीजिए बॉस सीधे किसी जूनियर से स्टेटस अपडेट मांगता है और उसे दबाव में डाल देता है। आप बीच में आकर कह सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं और कल सुबह तक आपको एक पूरी रिपोर्ट देंगे। इससे आपने अपने टीम मेंबर को तुरंत जवाब देने के दबाव से बचा लिया और टीम को सोचने का वक्त दिला दिया।
ये छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ने जैसा है, ताकि आपकी टीम जंग जीत सके। समझ गए। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने आइडियाज को इस तरह पेश करना है कि वो लीडर की सोच से जुड़ते हुए लगे, न कि उसे चुनौती देते हुए। बिल्कुल। इन सभी रणनीतियों का मकसद एक ही है, मुश्किल लीडरशिप के बावजूद टीम की रफ्तार और सोचने की आज़ादी को बनाए रखना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक छोटे स्तर पर ही सही, पर एक मल्टीप्लायर की तरह काम करने लगते हैं। और ये शब्द आपने बहुत सही समय पर इस्तेमाल किया, मल्टीप्लायर। अभी तक हम उन गलतियों की बात कर रहे थे जिनसे बचना है, पर अब शायद हमें उन आदतों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें अपनाना है। आखिर ये मल्टीप्लायर होते कौन हैं और ऐसा क्या अलग करते हैं? मल्टीप्लायर वो लीडर है जो ये मानता है कि उसकी टीम में जितना टैलेंट दिखता है उससे कहीं ज्यादा मौजूद हो, और उसका काम उस छिपे हुए टैलेंट को बाहर लाना है। जहां डिमिनिशर अनजाने में नुकसान करते हैं, वहीं मल्टीप्लायर जानबूझकर फायदा पहुंचाते हैं। वो जीनियस नहीं होते, वो जीनियस बनाने वाले होते हैं। जीनियस बनाने वाले, ये लाइन बहुत दमदार है। तो ये लोग ऐसा करते कैसे हैं? इनके व्यवहार कैसे होते हैं? इनका पहला और सबसे बड़ा गुण है कि ये टैलेंट मैग्नेट होते हैं। ये प्रतिभाशाली लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि ये किसी के टैलेंट से असुरक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि उसे और निखारते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो ये स्पॉटलाइट उस पर डालते हैं, खुद पर नहीं। इससे अच्छे लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं। और ये सिर्फ टैलेंट को लाते नहीं, बल्कि उसे फलने फूलने का माहौल भी देते होंगे। हाँ, और यही दूसरा पॉइंट आता है। वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग बिना किसी डर के अपना पूरा योगदान दे सकें। इसे आजकल साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। मतलब एक ऐसा माहौल जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, असहमति जता सकते हैं, कोई क्रेजी आइडिया रख सकते हैं, और आपको ये डर नहीं होगा कि लोग आपको जज करेंगे या आपको बेवकूफ समझेंगे। और ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती कैसे है? सिर्फ ये कह देने से तो नहीं बनती होगी कि डरो मत। नहीं, ये लीडर के एक्शन से बनती है। जब कोई गलती करता है तो मल्टीप्लायर उसे डांटने के बजाय पूछता है, हमने इस गलती से क्या सीखा। जब कोई असहमति जताता है तो वो उसे चुप कराने के बजाय कहता है, मुझे और बताओ, मैं तुम्हारा नजरिया समझना चाहता हूं। वो खुद अपनी गलतियां मानते हैं। इन छोटे छोटे एक्शन से टीम का भरोसा बनता है कि यहां सच बोलना सेफ है। मतलब ये माहौल देते हैं कि आप इंसान हैं, रोबोट नहीं, और गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और तीसरा, वे टीम को मुश्किल सवाल पूछकर चुनौती देते हैं। डिमिनिशर जवाब देता है, मल्टीप्लायर सवाल पूछता है। वो ऐसा सवाल पूछते हैं जो टीम को अपनी क्षमता से आगे सोचने पर मजबूर कर दें। जैसे, अगर हमारे पास बजट आधा और समय भी आधा होता, तब हम इस काम को कैसे करते? वाह, ये सवाल तो दिमाग की बत्ती जला देता है। ये आपको बने बनाए रास्तों से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। और आखिर में वे स्वस्थ बहस को बढ़ावा देते हैं। वो जानते हैं कि सबसे अच्छे फैसले तब नहीं होते जब सब लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, बल्कि तब होते हैं जब अलग अलग विचारों में टक्कर होती है। वो डिबेट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उसे पर्सनल नहीं होने देते। वो इस बात पर फोकस रखते हैं कि क्या सही है, न कि कौन सही है। तो अगर हम डिमिनिशर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, जहां टीम एक प्रॉब्लम लेकर आती है, डिमिनिशर उन्हें सीधा सीधा सोल्यूशन थमा देता है। एक मल्टीप्लायर उस सिचुएशन में क्या करेगा? एक मल्टीप्लायर रुकेगा, टीम की तरफ देखेगा और शायद कुछ ऐसा पूछेगा, ये एक मुश्किल समस्या है, आप लोगों के हिसाब से इसे हल करने के 3 सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं? या वो पूछेगा, इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने के लिए आपको मुझसे किस चीज की जरूरत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? ये छोटा सा बदलाव, जवाब देने के बजाय सवाल पूछना, ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। पूरा गेम, क्योंकि ये सवाल जिम्मेदारी और भरोसा दोनों को एक साथ टीम को सौंप देता है। ये कहता है, मुझे यकीन है कि आप लोग स्मार्ट हो और इसे हल कर सकते हो, और मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं, तुम्हारे लिए काम करने के लिए नहीं। इससे टीम में ओनरशिप और आत्मविश्वास दोनों आसमान छूने लगते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये मल्टीप्लायर इफेक्ट असल में है क्या? मल्टीप्लायर इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि एक मल्टीप्लायर का असर सिर्फ उसकी डायरेक्ट टीम पर नहीं पड़ता, बल्कि ये एक चेन रिएक्शन की तरफ फैलता है। जब एक लीडर अपनी टीम के 5 लोगों को मल्टीप्लायर की तरह ट्रीट करता है, तो वो 5 लोग आगे अपने अपने काम में दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, वैसे ही एक मल्टीप्लायर पूरे संगठन में इंटेलिजेंस की एक लहर शुरू कर सकता है। मतलब ये सिर्फ टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये कल्चर बनाने के बारे में है। बिल्कुल।
रिसर्च दिखाती है कि डिमिनिशर अपने लोगों से उनकी क्षमता का 50% से भी कम काम ले पाते हैं। वहीं मल्टीप्लायर अपने लोगों से उनकी क्षमता का लगभग 100% तो निकलवाते ही हैं, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा, क्योंकि लोग ऐसे माहौल में अपनी उम्मीदों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई व्यक्ति ये बदलाव कैसे ला सकता है। क्या ये कुछ लोगों में नेचुरली होता है या इसे सीखा जा सकता है? ये सबसे अच्छी बात है। स्रोत कहता है कि इसे 100% सीखा जा सकता है। ये कोई पर्सनालिटी टाइप नहीं है, ये सीखी हुई आदतों का एक सेट है। और इसकी शुरुआत एक बहुत जरूरी कदम से होती है, आत्म-मूल्यांकन। ओके, सेल्फ असेसमेंट। ये सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल है। कोई अपनी गलतियों को ईमानदारी से कैसे देखे? इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। ये मत पूछे कि क्या मैं एक डिमिनिशर हूं, बल्कि ये देखे कि आपकी टीम का व्यवहार कैसा है। क्या आपकी टीम आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आती है या सॉल्यूशंस? क्या मीटिंग में सबसे अच्छे आइडियाज आपके होते हैं या टीम के? क्या टीम के लोग बिना आपकी इजाजत के फैसले लेते हैं? आपकी टीम का व्यवहार आपके लीडरशिप स्टाइल का आईना है। ये तो बहुत पावरफुल तरीका है खुद को जांचने का। ठीक है, मान लीजिए किसी को एहसास हो गया कि उसमें कुछ डिमिनिशिंग आदतें हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है सोच बदलना। ये मानना कि बुद्धिमानी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों में नहीं, बल्कि हर किसी में है, और आपका काम उस बुद्धिमानी को खोजना और इस्तेमाल करना है। ये मानना कि टीम का हर सदस्य टेबल पर कुछ नया और कीमती लेकर आता है, भले ही वो आपसे कम अनुभवी हो। और एक बार ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाए तो फिर आदतों को बदलना आसान हो जाता होगा। जैसे कि पूरी तरह से काम सौंपना। इसे डेलीगेशन नहीं, ओनरशिप देना कहते हैं। सिर्फ काम मत दीजिए, काम का नतीजा भी उन्हें ही सौंप दीजिए। उन्हें सफल होने या असफल होने और उससे सीखने का मौका दीजिए। माइक्रो मैनेज करना बंद कीजिए। और शायद बताने की आदत को पूछने की आदत से बदलना। ये मल्टीप्लायर बनने का सबसे जरूरी नियम है। अपनी राय सबसे आखिर में दीजिए। मीटिंग की शुरुआत एक अच्छे सवाल से कीजिए, जवाब से नहीं। जब कोई आपके पास सलाह के लिए आए तो सलाह देने से पहले पूछिए, आपने इस बारे में अब तक क्या सोचा है? इसे लीडिंग विद क्वेश्चंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब एक सचेत चुनाव के बारे में है। अपनी उन नेचुरल आदतों को पहचानना जो शायद मदद करने के इरादे से आती हैं पर नुकसान कर जाती हैं, और फिर जानबूझकर उन्हें ऐसी आदतों से बदलना जो दूसरों को बड़ा बनाती हैं। बिल्कुल, मल्टीप्लायर बनना कोई रहस्यमयी कला नहीं है या आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अपने अहंकार को पीछे रखना पड़ता है। लेकिन इसका परिणाम बहुत शक्तिशाली होता है। आप सिर्फ बेहतर नतीजे ही नहीं पाते, आप ऐसे लीडर बनाते हैं जो आपके बाद भी उस कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ है, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कमरे में सबसे स्मार्ट व्यक्ति हों, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की स्मार्टनेस को बाहर निकाल सके, और ये छोटी छोटी आदतों को बदलकर किया जा सकता है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। इस चर्चा को सिर्फ ऑफिस या लीडरशिप तक ही सीमित मत रखिए। इस पर सोचिए कि आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में एक दोस्त, पार्टनर या परिवार के सदस्य के रूप में लोगों की बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। मतलब जब कोई दोस्त आपसे अपनी किसी समस्या के बारे में बात करता है, तो क्या आप तुरंत उसे 10 समाधान बता देते हैं, या उससे ऐसे सवाल पूछते हैं जो उसे खुद समाधान खोजने में मदद करें? बिल्कुल। जब आपका बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है, तो क्या आप कहते हैं, मैंने कहा था इसे ऐसे करो? या आप पूछते हैं, इससे हमने क्या सीखा और अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? क्या हमारे ये छोटे छोटे बदलाव भी हमारे रिश्तों में एक मल्टीप्लायर प्रभाव पैदा कर सकते हैं?